आज भारत एक वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। भारत की आबादी दुनिया की 18% है, लेकिन पानी के रिसोर्सेज सिर्फ 4%। इस इम्बैलेंस की वजह से देश दुनिया का सबसे वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में से एक बन चुका है। 87,000 dams. You heard that right. 87,000. Why does China need so many dams? Because it wants to turn water into a weapon. Now, China has begun constructing a massive dam on Brahmaputra River in southeastern Tibet near border with India. When countries across the globe are eyeing to leverage the power of artificial intelligence, China has achieved a unique feat. With the help of AI, it has built the world's first AI-generated dam. तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पानी के डिमांड स्काई रॉकेट कर दी है, जबकि सप्लाई सीमित है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी एक्सट्रीम ड्रॉट तो कभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। भारत में पानी की कमी का असर हर लेवल पर देखने को मिल रहा है। गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं और शहर में वाटर राशनिंग आम बात हो चुकी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भारत का सबसे बड़ा वाटर कंज्यूमर है, अकेला ही लगभग 80% फ्रेश वाटर यूज कर लेता है इरिगेशन के लिए। इसका मतलब है खेतों को पानी सप्लाई करने के बाद पीने और शहरों की जरूरत के लिए बहुत कम पानी बचता है। कई बड़े शहरों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गर्मियों में सीवियर वाटर शॉर्टेज हो जाती है। न्यू दिल्ली जैसे राजधानी में भी कुछ साल पहले हॉस्पिटल सर्जरीज कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट धोने तक का पानी नहीं बचा था। ये हालत दिखाते हैं कि पानी की कमी सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े शहरों का सिस्टम भी खतरे में है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज ने भी क्राइसिस को बढ़ाया है। पिछले कुछ साल में सरकारी पॉलिसीज ने फार्मर्स को फ्री बिजली देकर बोरवेल से पानी निकालने के लिए प्रेरित किया। इस एग्रेसिव पंपिंग की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल कई मीटर नीचे गिर गया। चेन्नई और बैंगलोर जैसे मेगा सिटीज को खबरों में जल संकट के कागार पर बताया गया, जबकि उनकी जमीन के पानी के भंडार ऑलमोस्ट खत्म होने की नौबत में आ गए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों इंडियंस हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। साफ पानी ना मिलने की वजह से बीमारियां फैली हुई है। हर रोज लगभग 500 बच्चे 10 की बीमारी से मर जाते हैं भारत में। इस इंटरनल चैलेंज के साथ साथ भारत कई सारे इंटरनल वाटर डिस्प्यूट से भी जूझ रहा है। अलग अलग राज्यों में नदियों का पानी बांटने को लेकर संघर्ष चल रहा है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट साउथ में और यमुना वाटर शेयरिंग नॉर्थ में। यानी देश के अंदर ही पानी के लिए खींचतान है, पर यही पानी का मसला अब देश की सीमाओं से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रहा है। अंदरूनी स्केर्सिटी और मिसमैनेजमेंट ने भारत को पानी के मामले में कमजोर बना दिया है और इसको लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ने लगे हैं। इंडस और ब्रह्मपुत्र कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ एशिया की बड़ी नदियां, खासकर इंडस और ब्रह्मपुत्र, इस रीजन की लाइफलाइंस है। ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं, खेती और कल्चर का आधार है। इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर रीजन से जन्म लेती है और लद्दाख से गुजरती हुई पाकिस्तान के जरिए अरेबियन सी में गिरती है। ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबी अपने विशाल बेसिन में 20 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को पानी देती है। आज भी इंडस पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है। देश का 80% तक एग्रीकल्चर इस पर निर्भर है। पाकिस्तान के लिए इंडस के भाव लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है गाइस। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके अपर रीचेस में यारलुंग सांगपू कहते हैं, पूरा का पूरा चाइना के तिब्बत से निकलता है। माउंट कैलाश के पास से शुरू होकर ये नदी पूरी ताकत के साथ पूर्व की तरफ बहती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम की पहाड़ियों से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र बहुत चौड़ी हो जाती है। फिर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना नाम से जानी जाती है और अंत में गंगा के साथ मिलकर बांग्लादेश के सब अर्बन के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की जल राशि बहुत विशाल है। बरसात के दौरान आसाम में ये कई किलोमीटर चौड़ी बन जाती है। हर साल आसाम और बांग्लादेश में मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्र के फ्लड्स ने जान माल का भारी नुकसान किया है। फिर भी करोड़ किसान के खेत, मछुआरों की रोजी रोटी और ढाका जैसे बड़े शहरों का पानी इसी नदी से जुड़ता है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मैप दिखाता है कि कैसे ये तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है और पूरे रीजन के लिए जीवन देती है। इस नदी की ट्रांस बाउंड्री नेचर इन्हें और भी इंपॉर्टेंट बना देती है। इंडस बेसिन 4 देशों में फैला है, चाइना, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान और थोड़ा अफगानिस्तान। ब्रह्मपुत्र 3 देशों से गुजरती है,
चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। मतलब कि अगर एक देश में डैम बनता है या पानी रोका जाता है तो नीचे वाले देशों पर असर कितना भारी पड़ेगा। साउथ एशिया के ब्रेड बास्केट रीजन्स और बड़े शहर इन्हीं नदियों पर डिपेंड है। पंजाब, सिंध, असम, बंगाल, सबकी किस्मत इन नदियों के फ्लो से जुड़ती है। पानी का कोई विकल्प नहीं है। इन नदियों को चलाने वाला हिमालय का ग्लेशियर और मॉनसून सिस्टम किसी एक देश के बस की बात नहीं है। देशों के बीच सहमति और बंटवारा बहुत जरूरी हो जाता है। अगला हिस्सा बताएगा कि इंडस नदी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान ने कैसे एक ट्रीटी बनाकर पानी को बांटा और आज वो इंडस वाटर ट्रीटी किन चुनौतियों से गुजर रही है। 1960s में इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मदद से एक समझौता किया जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। पार्टीशन के बाद दोनों देशों में लगातार झगड़े चल रहे थे। इंडस बेसिन का पानी कैसे बांटा जाए। आखिरकार इस ट्रीटी ने 6 मुख्य नदियों को बांट दिया। रवि, ब्यास, सतलज, 3 ईस्टर्न रिवर का पूरा अधिकार इंडिया को मिला और सिंधु मतलब कि इंडस, झेलम, चेनाब 3 वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का अधिकार माना गया। इस बंटवारे से पाकिस्तान को इंडस सिस्टम के लगभग 80% पानी पर हक मिला, जबकि इंडिया ने अपनी पूरी नदियों को डेवलप करने का मौका पाया। इंडिया को वेस्टर्न रिवर से कुछ हद तक पानी इस्तेमाल करने की छूट रही, जैसे इस पर सीमित हाइड्रो पावर बना सकता है या सिंचाई के लिए तय सीमा तक पानी ले सकता है, मगर पाकिस्तान के नीचे जाने वाले पानी के फ्लो को इंडिया रोक नहीं सकता। ये है ट्रीटी। IWT को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज माना जाता है। सोचिए 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, फिर भी दोनों देशों ने इंडस ट्रीटी नहीं तोड़ा। पानी को लेकर सहयोग बना रहा, भले ही बाकी मैटर्स पर दुश्मनी थी। ये बात इस ट्रीटी को खास बनाती है। ये ट्रीटी की इतनी ऐसी ताकत है कि परमानेंट इंडस कमीशन बनी, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर हर साल मिलते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है डैम डिजाइन को लेकर तो पहले बातचीत, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट और आखिर में आर्बिट्रेशन कोर्ट तक जाने का प्रोसीजर तय किया है। मगर अब ये ट्रीटी पानी सबके खातिर परीक्षक से गुजर रही है। भारत में काफी लोग मानते हैं कि IWT भारत के साथ अन्याय है। अपने ही देश के कश्मीर से बहने वाली इंडस, झेलम, चेनाब का ज्यादातर पानी को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में बढ़ते तनाव और पाकिस्तान से आरोपित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इंसिडेंट्स ने इस पानी के मुद्दे को सियासी रंग दिया है। जनवरी 2023 में इंडिया ने पहली बार आधारिक रूप से पाकिस्तान को नोटिस दिया। वो इंडस ट्रीटी की कुछ शर्तें दोबारा डिस्कस करना चाहता है। भारत का कहना था कि ट्रीटी पुरानी हो चुकी है और ये पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा है, जो आज की जरूरतों को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अप्रैल 2025 में पहलगाम कश्मीर में हुए एक डेडली आतंकी हमले के बाद, जिसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, नौबत यहां तक आ गई कि भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को हम होल्ड नहीं कर सकते और पानी को रोकने की बात हो रही थी। ये एक तरह से ट्रीटी को सस्पेंड करने जैसा कदम था, जो 60 साल में पहली बार हुआ। इस फैसले ने तहलका मचा दिया, क्योंकि IWT जैसा समझौता जो पानी के मामले में एक मजबूत पिलर था, उसे एक तरफा पानी को रोकना कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है। पाकिस्तान ने तुरंत इस मुद्दे पे बात उठाई। परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन PCA ने मिड 2025 में यह साफ रूलिंग दी कि भारत एक तरफा ट्रीटी सस्पेंड नहीं कर सकता। न्यू दिल्ली अब भी कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे मुद्दे हल नहीं करता, तब तक ये ट्रीटी वापस फुल्ली लागू नहीं होगी। अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सिग्नल है। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक मीटिंग करके बयान दिया, वाटर इज अ लाइफलाइन ऑफ आवर 240 मिलियन पीपल, और अगर इंडिया ने हमारे पानी को रोकने की कोशिश की तो इससे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। यानी कि खुले शब्दों में पानी के लिए जंग तक की चेतावनी दी गई। सच ये है, इंडस पानी के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप हो सकती है, खेती सूख सकती है। हालांकि भारत के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो तुरंत पानी रोक दे, पर खतरा पैदा करने भर से ही रेस शुरू हो गई। भारत ने भी वहां पे डैम बनाना स्टार्ट कर दिया। जवाब में पाकिस्तान और तेजी से चाइना के साथ मिलकर नए डैम्स बना रहा है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और जिस टाइम पे ये पानी की युद्ध स्टार्ट हुई, अमेरिका को बीच में आना पड़ा ये बताने के लिए कि तुम लोग पानी पे मत लड़ो। इंडस रिवर वैली का मैप और पहले के ट्रीटीज, वही अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा एंड में। तो यहाँ पे क्लियर संदेश है कि पानी के लिए वॉर बहुत जल्द होने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेकडाउन से बचाने के लिए अब या तो कोई नया नेगोशिएशन होगा या पानी सच में झगड़े की वजह बन सकता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है शायद इस क्राइसिस से सीख कर हम कोई नया बेहतर वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे जो पानी को वेपन की तरह यूज करने की नौबत ही ना आने दे। 60 साल पहले इसी पानी ने 2 दुश्मन मुल्कों को एक समझौते की मेज पर ला दिया। आज जरूरत है उस स्पिरिट को दोबारा जिंदा करने की, क्योंकि दाव पर सिर्फ इंडस का पानी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शांति और खुशहाली। आगे हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे जो चाइना से बहते हुए तिब्बत से बहते हुए भारत में आती है। और गाइस ये पानी इतना इंपॉर्टेंट है और चाइना यहाँ पे बड़े डैम्स बना रहा है ये बोलकर कि वहां पे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी बना रहा है। चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा के पास कि इतना विशाल होगा कि दुनिया के सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम को पीछे छोड़ देगा। लगभग $137 बिलियन की कॉस्ट एस्टिमेट की गई है और डैम की हाइट और पावर जनरेशन सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये इतनी बड़ी डैम चाइना बना रहा है कि 5000 गहरी जॉर्ज से पानी गिराकर ये हर साल 300 बिलियन किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे चाइना अपनी 2016 नेट जीरो में योगदान बता रहा है। बीजिंग इस प्रोजेक्ट को क्लीन एनर्जी और डेवलपमेंटल एंगल से प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन भारत में हलचल ऑलरेडी मच चुकी है क्योंकि डैम का लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है और दूसरा उस मोड़ पर जहां से पूरी ब्रह्मपुत्रा नीचे भारत में गिरती है। इसका मतलब चाइना बड़ी मात्रा में पानी स्टोर करने की पोजीशन में आ गया है। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि ये बंद आगे चलकर एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। जेएनयू दिल्ली के चाइनीज स्टडीज के प्रोफेसर BR दीपक कहते हैं इन बांध को हमें बड़े संघर्षों का पोटेंशियल सोर्स मानना चाहिए। दुनिया में कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नदियों से जुड़े हुए हैं, जैसे इंडस के पानी पर इंडिया पाकिस्तान का डिसाइड ओल्ड जंग। एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने लिखा है कि तिब्बत से निकली नदियों पर कंट्रोल करके चाइना ने इंडिया की इकोनॉमी पर एक तरह का चोखोड़ बना दिया है। मतलब पानी को पकड़कर चाइना चाहे तो हिंदुस्तान की नदियों का गला दबा सकता है। ये कंसर्न अब खुलेआम उठने लगा है। सबसे बड़ा खतरा है वाटर वेपनाइजेशन का। चाइना अगर चाहे तो इस मेडोक डैम के जरिए पानी को अपने हिसाब से रोक या छोड़ सकता है। रिजर्वोयर की कैपेसिटी देखें तो लगभग 40 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पानी स्टोर करने की बात है। इतना पानी एक साथ रोकने या छोड़ने से नीचे के एरियाज में भयानक फ्लड या ड्रॉट आ सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में अगर थोड़े से भी रिश्ते खराब हुए तो वो पानी के प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकता है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश को हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं युद्ध या टेंशन के दौरान चाइना पानी को वेपन की तरह यूज ना करें। नीचे के देश हमेशा इस रिस्क के साथ रहेंगे कि चाइना हॉस्टिलिटीज के दौरान पानी वेपनाइज कर सकता है। और मिलिट्री एंगल से देखें तो अगर किसी ने इस डैम पर बॉम्ब गिराया तो दुश्मन के पूरे एरिया में प्रलय मच सकती है। ये सिनारियो चाहे अभी कल्पना लगे लेकिन दुनिया में पहले भी डैम वॉर हो चुके हैं। चाइना के इस मेगा डैम ने उस खतरे को और क्रेडिबल बना दिया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि हिमालयन रीजन में भूकंप बहुत फ्रीक्वेंट है। 20th सेंचुरी के सबसे बड़े 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में से 15% यहीं आए हैं। जनवरी 2025 में तिब्बत में 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है जिसमें कई छोटे हाइड्रो डैम्स डैमेज हो गए थे। सोचो अगर इतना बड़ा मेडोक डैम टूट गया या गेट्स मैलफंक्शन हुए, आसाम और पूरे बांग्लादेश तक तबाही मच सकती है। खुद चाइना के कुछ पुराने डैम्स 2017 के अर्थक्वेक में क्रैक्स और टिल्ट्स जैसे प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। आज की डेट में इंडिया चाइना के बीच ब्रह्मपुत्रा पानी को लेकर कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है। बस 2002 का एक MOU है जिसके तहत चाइना मॉनसून के दौरान कुछ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करता है फ्लड वार्निंग के लिए, लेकिन ये भरोसा टूटने में देर नहीं लगती। 2017 डोकलम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने तुरंत ब्रह्मपुत्रा का डाटा देना बंद कर दिया। उसी साल असम में जबरदस्त फ्लड आए और हमें पता नहीं लगा, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए और 4 लाख लोग बेघर हो गए। इंडिया का कहना था अगर डाटा टाइम पे मिलता तो कुछ जान बच सकती थी। अगर रिश्ते ही खराब हो तो कॉर्पोरेशन सबसे पहले चोट खाते हैं। और इंडिया चाइना दोनों ही UN वाटर कोर्सेस कन्वेंशन के पार्ट नहीं है। मतलब उनके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एक दूसरे को पानी देने या डाटा शेयर करने के लिए। ये एक ओपन रिस्क है। भारत ने फिलहाल सोच समझ के काम करने की कोशिश की है। चाइना के डैम अनाउंस करने पर दिल्ली ने विरोध दर्ज किया, कहा कि डाउनस्ट्रीम इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है और हम मॉनिटरिंग करेंगे। बीजिंग ने अनाउंस किया कि हम नीचे के देशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और डाटा शेयर करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पर भरोसा कम है। चाइना के डैम अनाउंसमेंट के बाद इंडिया ने भी सेम डैम फॉर अ डैम अप्रोच अपना लिया है। 2021 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर ब्रह्मपुत्रा का अपर पार्ट पर अपना सबसे बड़ा डैम प्लान स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 1 लाख करोड़ मतलब कि $13.2 बिलियन का है।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइनीज डैम के इफेक्ट को ऑफसेट करना। मतलब अगर चाइना पानी रोके या फ्लड लाए तो इंडिया के पास सियांग रिजर्वॉयर में एक बफर रहे जिससे फ्लो रेगुलेट किया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी आसान नहीं है। लोकल आदिवासी कम्युनिटीज इसका जोरदार विरोध कर रही हैं क्योंकि 20 से ज्यादा गांव डूबने वाले हैं। फिर भी सरकार ने इसे नेशनल सिक्योरिटी डैम बोलकर पुश कर रही है और प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए फोर्सेस भेजनी पड़ गई। ये सिर्फ हाइड्रो डैम नहीं है, असली मकसद सियाम नदी को चाइना से बचाना है। मतलब अब पानी खुलकर जियो स्ट्रेटेजिक लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया है। बांग्लादेश साउथ एशिया के नीचे वाले फ्लैट रीजन में स्थित है। ये देश अपस्ट्रीम कंट्रोल बिल्कुल नहीं रखता। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि इंडिया चाइना की पानी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश के करोड़ लोगों पर पड़ेगा। अगर चाइना और इंडिया पानी रोकने बांटने लगते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, बांग्लादेश में फ्लड्स या ड्रॉट एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती हैं। आज भी बांग्लादेश का लगभग 8% हिस्सा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जो हर साल बड़ी फ्लड्स झेलता है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ है, पानी के इस खेल में हर कोई हारता है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान, चाइना हो या बांग्लादेश। सबकी लाइफलाइन यहाँ पे पानी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चाइना और पाकिस्तान मिलकर पानी के फ्रंट पर कोऑपरेशन कैसे बढ़ा रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक नया चैलेंज बन रहा है। चाइना और पाकिस्तान का नया कॉरिडोर जो कि है CPEC, और इसमें बिल्कुल कंट्रोल जाता है चाइना के पास। पाकिस्तान के पास यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल जाएगा चाइना के पास। मतलब कि एशिया में अगर कोई डोमिनेटिंग प्लेयर है वो है चाइना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखना, आपको जरूर पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।